नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। देखिए, किताबें आपने बहुत सारी पढ़ी होंगी, जब आप छात्र रहे होंगे तब भी पढ़ी होंगी, अब भी पढ़ रहे होंगे, और उसमें तमाम बार आपको ये खबरें सुनने को मिलती हैं कि कोर्स चेंज हो गया, सिलेबस बदल गया। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि राजनीति की अगर बात करें तो वहां पर कोर्स को वक्त वक्त पर बदलते रहना और सिलेबस को वक्त वक्त पर बदलते रहना ही सिलेबस होता है, और राजनीतिक सिलेबस इसी को कहते हैं। तो अगर एक बार कोई सरकार आएगी, वो सिलेबस राजनीतिक रूप से इतिहास को बदल देगी, फिर उस पर विपक्ष हावी हो जाएगा कि देखो इन्होंने सिलेबस बदल दिया, ये इतिहास गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। फिर पलट के विपक्ष में जो था उसकी सरकार आ जाएगी, वो भी यही काम करेगी। उसके बाद जो लोग पहले सत्तारूढ़ दल थे और अब विपक्ष हो गए हैं, वो ये बोलेंगे देखो इन्होंने कोर्स बदल दिया। तो ये जो घड़ी घड़ी कोर्स और सिलेबस बदलने की जो एक प्रथा चल पड़ी है हिंदुस्तान में, हर 5-5 साल में, 10-10 साल में, जिसको जब सत्ता मिले तब, ये किस तरीके का कोर्स चेंज हो रहा है। और हाँ, ये भी बता दें कि कई बार ऐसा होता है कि इतिहास को आप रिवाइज करते हैं, इतिहासकार जो हैं वो शोध करके ये पाते हैं कि नहीं, इतिहास ऐसा नहीं था, वैसा था। लेकिन ये प्रक्रिया क्या पूरी तरीके से एकेडमिक नहीं होनी चाहिए? राजनीतिक क्यों होती चली जा रही है? ये 5-5 साल में कोर्स क्यों चेंज हो रहा है? सोचिए, एक अद्भुत सी स्थिति इस देश में हो जाएगी कि 5 साल के लिए बच्चे टीपू सुल्तान को गजब मानेंगे और 5 साल बाद के बच्चे समझेंगे कि वो तो बेकार था। 5 साल बच्चे मानेंगे कि आरएसएस के हेडगेवार जी जो हैं वो बड़े महान व्यक्ति थे, और 5 साल बाद के बच्चे मानेंगे ये कौन थे। तो ये क्या करने का प्रयास किया जा रहा है? इसमें समन्वय क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि बच्चों की किताब से खिलवाड़ हो रहा है। ऐसा कुछ कर्नाटक में हुआ है अभी, क्योंकि सत्ता परिवर्तन हुआ है तो वहां पर आरएसएस के हेडगेवार अब किताब से शायद बाहर चले जाएं। तो क्या कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में प्रयास कर रही है हेडगेवार मुक्त कोर्स की किताब बनाने का? यह हमारा बड़ा सवाल है। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐसे हेमंत हैं, राजनीतिक विश्लेषक। असद अब्बास, आप भी राजनीतिक विश्लेषक हैं। जीएस प्रशांत, प्रवक्ता हैं कर्नाटका बीजेपी के। देश रतन निगम भी राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ, और प्रोफेसर अजय उपाध्याय, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, राजनीतिक रूप से तो आप लोगों से उम्मीद रहेगी कि आप जवाब देंगे ही, उसमें कोई बहुत ज्यादा कसरत और जुगत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम शिक्षा प्रणाली और उसकी जो प्रक्रिया है उस पर भी बात करें तो बहुत गनीमत होगा, बहुत अच्छा होगा कि क्या ये राजनीतिक प्रक्रिया होनी चाहिए कोर्स की किताब बदलने की, या फिर एक एकेडमिक एक्सरसाइज कि लोग बैठकर तय करें, राजनेता और सरकार बदल या सत्ता परिवर्तन तय ना करें। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। सब लोगों को इस कार्यक्रम में शुरुआती वक्तव्य के लिए 1 मिनट का समय मिलेगा। मैं सबसे पहले प्रोफेसर अजय उपाध्याय आपसे शुरू करना चाहता हूं। आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। कोई भी शिक्षा, आपने ठीक कहा, कोई भी शिक्षा सत्यापित योग्य होना चाहिए, वैज्ञानिकता पर आधारित होना चाहिए, धारणा रहित होना चाहिए। सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, वैचारिक जो आधार है देश का, उस पे कहीं ना कहीं उससे वो ठोस उसका समावेश होना चाहिए। अंधविश्वास, नफरत, हिंसा से पड़े और कहीं ना कहीं बौद्धिकता, शांति, अहिंसा और सद्भाव को बढ़ाने वाला होना चाहिए। प्रेम और सौहार्द को प्रचारित करने वाला होना चाहिए। मैं मानता हूं जो महापुरुषों का जिस तरह से भाजपा लगातार अपमान करती रही, और अभी शहीद आजम साहब को भी शिक्षा जो वहां पे उनके कोर्स में था उसको हटाने का काम की, शिक्षाविदों ने अभी इस पर अपील की थी। शिक्षकों, बुद्धिजीवियों और स्कूल संघों के आवेदन पर जो विशेषज्ञ हैं उन पर बात करके शिक्षा का सार्वभौमिकरण होना चाहिए, न कि शिक्षा का भगवाकरण होना चाहिए। इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर कांग्रेस पार्टी की जो सरकार आई है वो जिस तरह से जो सिलेबस पुराना था उस पुराने सिलेबस को फिर से स्थापित करने का काम कर रही है, इस पे मुझे लगता है भाजपा के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। भाजपा को यह समझना चाहिए कि कोई भी शिक्षा जो वस्तुनिष्ठ नहीं होगी, निरपेक्ष नहीं होगी, जो समाज को अंधविश्वास से दूर करने वाली नहीं होगी, वो शिक्षा के लायक नहीं होगी। और शिक्षा का व्यवसायीकरण। ठीक है प्रोफेसर उपाध्याय, वापस आऊंगा आपके पास। अपने आप जीएस प्रशांत, प्रवक्ता कर्नाटका बीजेपी, मैं अब आपके पास आना चाहता हूं और आपके शुरुआती वक्तव्य के लिए आपको समय देना चाहता हूं। जीएस प्रशांत जी, आपका समय अब शुरू होता है। संकेत जी, जो भी सिलेबस बच्चे लोगों को पढ़ाना चाहिए
क्या पढ़ना चाहिए? क्या भारत का इतिहास पढ़ना नहीं चाहिए? भारत का इतिहास सिर्फ क्या मुगलों की थी? उससे पहला जो भी राजा लोग थे, हिंदुओं का सम्मान करते थे, हिंदू राज्य थे, उसका कोई स्थानमान नहीं है इधर? सिर्फ मुगलों का सम्मान करना है क्या इधर? सिर्फ बाबर, अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, सिर्फ उसका ही पढ़ना है क्या बच्चे लोग? क्यों? ऐसा क्यों? कांग्रेस ऐसा कर रही है अभी, जो इतना ऐतिहासिक मैंडेट मिला है उसको कर्नाटक में अभी, उसके बाद ये क्या कर रहे हैं? किस चीज के ऊपर लगातार दबाव लगा रहे हैं? उधर क्या कर रहे हैं? संघ के फाउंडर जो थे, डॉक्टर जी करके जो थे, उसको, उसके जो ऊपर टिप्पणी थी उसको निकालने की कोशिश क्यों? अब पिछला बार भी जब उन लोग पावर में थे, क्या किए थे वो लोग? जो मैसूर में सब लोग जानते हैं कि वडियार फैमिली, वडियार राजा लोग कितना साल मैसूर में राजकारण किए, या नेता थे मैसूर के, उसको हटा के उधर टिप्पू सुल्तान जो सिर्फ 15-17 साल का राज किया था, टिप्पू सुल्तान को लेके आते हैं। जो भी शिक्षा नीति है, वो जो बच्चा लोग है, जो सब लोग संस्कृति, इतिहास सब सुन के सब जी बिल्कुल। आपका 1 मिनट का समय खत्म हो गया। आप बहुत विस्तार से इस बारे में बात कीजिएगा बाद में। आपका 1 मिनट का समय खत्म हो गया। देश रतन निगम जी, आपका शुरुआती वक्तव्य। संकेत जी, इतिहास वही पढ़ाना चाहिए जो तथ्य और सबूतों पर आधारित हो, और वो इतिहास चाहे वो खराब लगे आपको या अच्छा लगे, वो जरूर होना चाहिए। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा हेगडेवार जी के। जब वो स्कूल में थे, अंग्रेजों के राजा के सम्मान में गाना गाने को सब बच्चों को बोला गया, उन्होंने मना कर दिया और औरों को भी बोला मत गाइए, उनको स्कूल से निकाल दिया गया। 13 साल की उम्र में उनके अभिभावकों की मृत्यु हो गई, पेरेंट्स की। उसके बाद सबसे पहला जो पूर्ण स्वराज का, उस वक्त वो कांग्रेस में थे, उन्होंने नारा दिया था 1919-1920 का जो अधिवेशन था कांग्रेस का, कांग्रेस ने उनके रिजोल्यूशन को रिजेक्ट किया और बोला हमें डोमिनियन स्टेटस ही चाहिए अंग्रेज साम्राज्य के अंदर। फिर 1921 में वो अंदर गए, जेल के अंदर गए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में 1 साल के लिए कड़ी सजा उनको मिली। और जब वो बाहर आए तो कांग्रेस ने उनके लिए सम्मान पूर्वक एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें मोतीलाल नेहरू, हकीम अजमल खां भी बोले। 1930 में के लिए जेल में गए, तब भी कांग्रेस जब बाहर आए तो कांग्रेस ने उनके सम्मान में एक मीटिंग का आयोजन किया। तो इस तरह के बहुत सारे तथ्य हैं जिनको पढ़ाना बहुत जरूरी है। इतिहास से वो गायब कर दिए गए, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा इतिहास में, चाहे बिल्कुल देश रतन निगम जी, वापस आऊंगा आपके पास। आपका 1 मिनट का समय खत्म हो गया, भी पढ़ाना पड़ेगा। आपके पास वापस आऊंगा मैं। जी बिल्कुल। SA हेमंत जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपका शुरुआती वक्तव्य। संकेत जी, मैं और आप दोनों पत्रकार हैं, मुझे मालूम है डेडलाइन का महत्व क्या है, ठीक है? आई विल स्टिक टू 1 मिनट। मैं मानता हूं कि इन प्रिंसिपल पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स, जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स आर नॉट प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट टू डिसाइड में क्या रहना क्या नहीं रहना। दे आर नॉट प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट। मैं मानता हूं कि एजुकेशनिस्ट, हिस्टोरियंस और एकेडमिशियंस विदाउट एनी बयास, विदाउट एनी प्रेजुडिस, उनका एक पैनल होना चाहिए। वो पैनल बदल सकता है, लेकिन उनके द्वारा जो संशोधन किया जाएगा, उनके द्वारा जो रिकमेंडेशन आएगा, वो पैनलिस्ट का रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट करनी है। देयर शुड बी नो पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट इंटरफियरेंस इन द डिसीजन ऑफ इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग लेसन्स इन टेक्स्ट बुक, नंबर 1। नंबर 2, आपने एक जिक्र किया कि डॉक्टर हेडगेवार मुक्त टेक्स्ट बुक होगा करके। बीबीसी ने एक जिक्र किया था कि जी हेमंत साहब, आपका वक्त खत्म हो गया। ठीक है, मैं वापस आऊंगा आपके पास, अपनी बात कंप्लीट कर लीजिएगा। जी असद अब्बास, आपका शुरुआती वक्तव्य। संकेत भाई, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि बीजेपी का जो हाल है उसको मैं मिर्जा गालिब ने बहुत खूब बताया है। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। आज क्या हो रहा है संकेत साहब, अगर आप देखेंगे तो 2016 और 17 की बात कीजिए, वसुंधरा राजे जी ने जो हुकूमत में थी, सरकार में हर लफ्ज जहां पर सब्जेक्ट मैटर या रेफरेंस जवाहरलाल नेहरू का था, उन्होंने उसको जब्त कर दिया, मिटा दिया, हर टेक्स्ट बुक से निकाल दिया। देखिए, आप करें तो प्यार, कांग्रेस करें तो वार, ये कैसा अत्याचार।
खुद कांग्रेस बीजेपी बार बार लगातार टेक्स्ट बुक से जोड़ रही है, निकाल रही है। उसके नाते हेमंत साहब ने जो कहा है बिल्कुल सही है, एक इंडिपेंडेंट पैनल होना चाहिए। अभी कांग्रेस कुछ करेगा उसको बीजेपी निकालेगा, बीजेपी कुछ करेगा कांग्रेस निकालेगा। एनसीईआरटी के आप टेक्स्ट बुक्स भी देख लीजिए, कितना छेड़खानी हो रहा है सावरकर के बारे में, टीपू सुल्तान के बारे में। संकेत साहब, अगर मैं आपको बता दूं तो जिसकी हुकूमत उसका इक्का, भाजपा करे या कांग्रेस करे, इसमें सही मार्गदर्शक हमें सबको जी, बनकर बिल्कुल। आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल समय खत्म हो गया असद साहब। तो शुरुआती वक्तव्य आप सब लोगों का जान लिया है। अब इस पर थोड़ा विस्तार से भाग 2 में मुकाबला में बात करेंगे और मुख्य सवाल मैं एक बार फिर से पूछूंगा। चलिए, अभी हेडगेवार हैं, इससे पहले टीपू सुल्तान थे, उससे पहले केंद्र की किताब पर बवाल हो रहा था कि ये चैप्टर हटा दिया, वो चैप्टर हटा दिया। एनसीईआरटी की किताबों के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये राजनीति और सत्ता परिवर्तन से जुड़ा हुआ मसला हो, या ये जो शिक्षाविद हैं, जो एकेडमिशियंस हैं, उनका फैसला होना चाहिए। मुकाबला जारी रहेगा ब्रेक के बाद। स्कूली शिक्षा की जो किताबें हैं उनमें पहले फेरबदल का आरोप, उसके बाद उस फेरबदल के फेरबदल का आरोप, यह कब तक सिलसिला चलता रहेगा और यह सिलसिला राजनीतिक क्यों है, यह सबसे बड़ी बात है। प्रोफेसर उपाध्याय, मैं आपसे दोबारा घूम करके यही सवाल पूछना चाहता हूं। पहले आपने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उन्होंने इतिहास बदल दिया, फिर आप उस कथित रूप से बदले हुए इस इतिहास को फिर से बदल रहे हैं, तो फिर आप में और उनमें फर्क क्या रह गया? आप भी तो इतिहास बदल रहे हैं या इतिहास की पुस्तकें बदल रहे हैं? संकेत जी, ग्रंथों और पाठों के जरिए बच्चों के दिमाग में कोई भी प्रदूषित करने का कृत्य करेगा तो वो किसी भी स्थिति में जायज नहीं है भारत की संस्कृति और भारत के समाज के लिए। जहां तक बात है बदलाव का, हमने बदलाव नहीं किया। शिक्षाविदों की अपील के बाद ये बदलाव हुआ है, क्योंकि उसमें जो है शहीद आजम साहब के पूरे चीजों को हटा करके हेगड़ेवाल साहब को इन्होंने लाने का प्रयास किया। शिक्षकों, बुद्धिजीवियों और जो स्कूल संघ हैं, उनका कोई इन लोगों ने उस समय जब बदलाव किया था तो कोई ख्याल नहीं रखा। उनसे क्या कोई चर्चा हुई? शिक्षा का जब ये भागवाकरण कर रहे थे अपने समय में, क्या किसी भी शिक्षाविद का कोई प्रस्ताव आया? हम तो बोलते हैं कि ऐसा कोई भी कार्यक्रम जब आप करें तो कम से कम एक्सपर्ट से तो आप राय लें। कम से कम जो स्कूल से संबंधित शिक्षा या उच्च शिक्षा से संबंधित लोग हैं, उनकी तो कोई पैनल बननी चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए। इन्हें सिर्फ और सिर्फ संघ के स्कूलों में जो चीजें पढ़ाई जा रही है, अपने दिमाग में कहीं ना कहीं जीएस प्रशांत जी, यहाँ पर बात ये कही जा रही है, अभी प्रोफेसर उपाध्याय का ये कहना है। जीएस प्रशांत, भारतीय जनता पार्टी के जीएस प्रशांत, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अभी कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है कि आप ये देखिए कि आपने क्या हटाया था और क्या जोड़ा था। आपने हटाया था भगत सिंह और टीपू सुल्तान पर अध्याय, बसवन्ना, पेरियार, नारायण गुरु जैसे समाज सुधारों पर अध्याय, पी लंकेश जैसे प्रगतिशील लेखकों की रचनाएं और कर्नाटक के कवि कुवेंपु से जुड़े तथ्यों में फेरबदल। ये आरोप आपके ऊपर लगे कि आपने ये हटाया और उसके बाद आपने उसमें केबी हेडगेवार जो हैं उनके भाषण आपने जोड़ दिए। मैं एक एक करके सवाल देता हूं। कुवेंपु जी का पहला ले लो, जो सिद्धरामैया गवर्नमेंट के ऊपर उस टाइम पे था। अभी हमने उसमें क्या हुआ, जो अभी सिद्धरामैया गवर्नमेंट पे 7 टिप्पणी थी कुवेंपु के ऊपर, पूरा एक क्लास से 10वीं तक। हमारे इसमें 10 टिप्पणी है कुवेंपु के ऊपर। जो भी छोटी छोटी गलती हो चुकी रहेगी तो हमने उसको चेंज कर दिया था। टिप्पू के बारे में पता नहीं कांग्रेस को टिप्पू से इतना प्यार क्यों है करके, क्योंकि जो ब्रिटिशों के साथ ऑपोजिट लड़ा करके बोला तो सिर्फ कांग्रेस के टाइम पे सिर्फ टिप्पू सुल्तान का नाम ही था। या कि जब हमारा कमेटी ने किया था उधर, उसमें संगोली रायण्णा, मधुकरी नायका, रानी चेन्नम्मा, रानी अब्बक्का, सबका जुड़वात हमने किया था। कांग्रेस को सिर्फ टिप्पू से ही लेना देना है, और जो पी लंकेश करके आप बोल रहे थे वो प्रगतिशील है, वो भी लेखक थे जो लेफ्ट से जुड़ा हुआ था। ये नहीं कि जो डेमोक्रेसी नहीं मानते थे, माओ का मानते हैं या कार्ल मार्क्स का मानते हैं। क्यों है डॉक्टर जी का क्या मुश्किल है मानने के लिए? उसके लिए माओ चाहिए।
तो देखिए अब यही बात है देशरतन निगम जी, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम घूम फिर के लेफ्ट राइट हो गई कि इन्होंने लेफ्ट हिस्टोरियन डाल दिए, लेफ्ट कवि डाल दिए, उसके बाद फिर आप पर आरोप लगा, आपसे मेरा मतलब भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगा कि आपने राइट विंग आइडियोलॉग्स जो हैं उनको डाल दिया, उनको बहुत प्राथमिकता से स्थान दे दिया। मेरा बस एक ही सवाल है, ये बार बार अगर 5-5 साल में इतिहास बदलेगा तो आप कल्पना कर सकते हैं कि समाज में किस तरीके से बच्चे होंगे, एक जिनको लगेगा हेडगेवार बहुत महान, और एक 5 साल के बैच में बच्चे जिनको लगेगा कि टीपू सुल्तान और जो लोग पहले उन्होंने पढ़ा था वो अच्छे। तो बड़ा कंफ्यूजन होगा। इसका एक ब्राइट साइड ये है कि फिर समाज में ये बच्चे हो सकता है बहस करें आपस में। जी संकेत जी, पहले तो मैं बता दूं, क्या ये तथ्य नहीं है कि हेगडेवार जी ने अनुशीलन समिति के सदस्य और क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लिया? ये तथ्य है, ये इतिहास है, लेकिन नहीं पढ़ाया गया। आप बोलिए। हेलो जी, वापस आऊंगा देशरतन जी आपके पास, आपका ऑडियो चला गया। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहे। हाँ बोलिए। मैं आप जी तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं एक बहुत बढ़िया आपको उदाहरण देता हूं आरसी मजूमदार का। कांग्रेस जब सत्ता में आई स्वतंत्रता के बाद, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी इतिहास लिखने की, और उसमें आरसी मजूमदार की अध्यक्षता में थी। और उनसे जब वो अध्यक्ष बने तो उनको ये बोला गया कि आप इतिहास लिखिए और इस तरह से लिखिए। वामपंथी इतिहास लिखवाने की उनसे कोशिश की गई, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, उन्होंने कहा मैं तलवे नहीं चाटूंगा। फिर बाद में उन्होंने अपनी इतिहास की किताबें लिखी, बहुत ही मशहूर वो हैं। जादूनाथ सरकार को देखिए, सीताराम गोयल को आप पढ़िए, असली इतिहास आपको वहां मिलेगा। वामपंथी इतिहास जो हमें उसका चूरन खिलाया गया है। और आरटीआई में एनसीईआरटी के पास कई सारे पत्र लिखे गए, उन्होंने बोला इसका हमें कोई साक्ष्य नहीं है बहुत सारी चीजों का। तो उसके आधार पर देखिए, अब जो भी इतिहास लिखा जाना चाहिए, चाहे वो लेफ्ट राइट सेंटर किसी का भी हो, साक्ष्य के आधार पर, लिटरेरी साक्ष्य हो, आर्कियोलॉजिकल हो, सपोर्टिव लिटरेरी साक्ष्य हो, बिना उसके सबूतों के नहीं लिखा जाना चाहिए। जो एक इतिहास में पढ़ाया गया उसमें, जैसे अभी भाजपा के प्रवक्ता ने बताया, 2-3 उन्होंने नाम गिनाए, वो सब कहाँ थे इतिहास पे? उनका रोल क्यों नहीं था? इतिहास चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, टीपू सुल्तान ने अगर अच्छा काम किया है जरूर लिखें, लेकिन उसके नरसंहार को और मंदिर तोड़ने को भी आप लिखेंगे, उसको छुपाएंगे नहीं। मुगल कालीन इतिहास में उन्होंने अगर अच्छा काम प्रॉब्लम किया यही है ना कि तो क्या आपको नहीं लगता है कि हमने इतिहास को भी बाइनरी में कर दिया है, और वो भी राजनीतिक रूप से कर दिया है ऐसे हेमंत? यानी कि अभी कोई सरकार आएगी, उसको एक कोई सज्जन बहुत पसंद आएंगे तो वो प्रमुखता से इतिहास की किताब में चले जाएंगे और दूसरे हट जाएंगे। तो ये साफ रूप से कोई अच्छा और साफ रूप से कोई बुरा और राजनीतिक रूप से इसका तय होना, आपको लगता है यही गड़बड़ तय होती है, यही गड़बड़ शुरू होती है? राजनीतिकरण देखिए नहीं होना चाहिए। इतिहास साक्ष्य और सबूतों पे, इतिहास खराब हो सकता है, अच्छा हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। हाँ बिल्कुल, ऐसे हेमंत के लिए सवाल था। इतिहास है, चाहे वो आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, वो पढ़ाना जरूरी है, उसी से हम सीखते हैं। हेमंत साहब के लिए सवाल। अच्छा, हेमंत जी, संकेत जी, ये सवाल आपके लिए था। हेमंत जी बोलिए, फिर से दोहराइए सवाल। मेरा सवाल ये था कि देखिए, अभी ये राजनीतिक रूप से एक बाइनरी आर्गुमेंट क्रिएट करना कि अगर एक राजनीतिक दल आएगा, उसको एक कोई वो उनके आइडियोलॉग होंगे, उनके ब्रांड एम्बेसडर, उनका चेहरा होंगे, तो वो किताबों में बहुत प्रमुखता से प्रस्तुत किए जाएंगे, फिर वो कुछ गलत नहीं कर सकते, उनके बारे में सब अच्छा ही अच्छा। और जो पहले पढ़ाया जा रहा है उसको बुरा की तरह दिखाया जाएगा कि गलत पढ़ाया गया, इसको हटा दें। तो ये जो बाइनरी आर्गुमेंट है, आपको लगता है यहीं से गड़बड़ शुरू होती है? और इस तरीके से तो कोई भी इंसान नहीं होता है कि उसमें सिर्फ अच्छाइयां हों। संकेत जी, हम दोनों पत्रकार हैं, मैं फिर से दोहराऊं मैं हमको जी कि मैंने शुरुआत में कहा कि एक पैनल बनाए। मैंने कहा, यह भी कहा था मैंने कि विदाउट एनी प्रिजुडिस, विदाउट एनी हिडन एजेंडा, विदाउट एनी आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड एंड विदाउट एनी पॉलिटिकल अफिलिएशन, एक प्रोफेशनल्स का पैनल बनाइए। उस प्रोफेशनल्स का जो भी है, आपने किसी ने उधर पी लंकेश का नाम जिक्र किया। पी लंकेश वॉज ए वेरी फाइन जर्नलिस्ट, वेरी फाइन राइटर, उनका लैंग्वेज बहुत बढ़िया था, लेकिन he had his own
लीनिंग्स, आइडियोलॉजिकल लीनिंग्स। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक पैनल में जो ऑब्जेक्टिविटी रहना है, इंपार्शियलिटी रहना है, आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड नहीं रहना चाहिए, पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं रहना चाहिए, इतिहास को इतिहास जैसे, संकेत जी मैं और आप दोनों पत्रकार हैं, हम रिपोर्ट करने में तुले रहते हैं, वी स्टैंड फॉर रिपोर्टिंग, और संपूर्ण सच बोलना है। अगर मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि अगर टिप्पू सुल्तान को आप लेके आना चाहते हैं एक टेक्स्ट बुक में, लेकिन संपूर्ण सच बोलो ना। मलबार, केरला के मलबार में जिनका वो अटैक हुआ था, करवाया था, तब 80,000 कोड़वा का कत्ल करवाया। मंड्या डिस्ट्रिक्ट के मेलकोटे में 999 ब्राह्मण पुरोहित का कत्ल करवाया। ये सब बोलो ना। अगर नहीं बोला तो यू कैनॉट कंपार्टमेंटलाइज ए नेशंस हिस्ट्री, यू कैनॉट कंपार्टमेंटलाइज ए पर्सनालिटी। ये सच सब पर लागू होना चाहिए। एग्जैक्टली यही अभी जो ये तर्क दिया जा रहा है या आर्गुमेंट दिया जा रहा है असद अब्बास, ये तर्क पहले कांग्रेस पार्टी बीजेपी के लिए देती थी कि आपने कुछ लोगों को जो है वो बहुत प्रमुख आप बना रहे हैं इतिहास की किताबों में, और जो लोग आपको पसंद नहीं है आप उनको हटा रहे हैं। आज कांग्रेस पर भी वही आरोप लग रहा है। जी आरोप तो लगेगा संकेत साहब, जैसे असद अब्बास जी सदी से देखते आ रहे हैं, आरोप बिल्कुल लगेगा। एक बात जो तमाम पैनलिस्ट ने कही है कि हिस्ट्री को ऐसे कहना चाहिए, इतिहास इतिहास है, उसको कम ज्यादा नहीं करना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। अभी मेरे खास दोस्त हैं प्रशांत जी, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं कर्नाटक से, वो टीपू सुल्तान के बारे में बोल रहे थे। लेकिन भाई साहब आप मुझे बताइए, अभी मैं इनकी जो एक झूठापन है, दोगलापन है, मैं बताना चाहूंगा। टीपू सुल्तान का खुद टीपू जयंती, उनका जो जन्मदिन है, बीएस येडियुरप्पा साहब ने सेलिब्रेट किया, उसके साथ साथ जगदीश शेट्टार जी, पीसी मोहन साहब, आर अशोक, और वही टीपू को ये गालियां बकते हैं, उसकी निंदा करते हैं। ये कैसा चमत्कार है भाई साहब। वही नहीं, हमारे जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद ने खुद कर्नाटक की असेंबली में टीपू सुल्तान के बारे में बहुत अच्छी बातें कही। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में टीपू सुल्तान के बारे में कहा गया है, रानी चन्नम्मा के बारे में कहा गया है। देखिए भाई साहब, मैंने बीच में बात नहीं की, ये वो वाला डिबेट नहीं है, कृपया करके मुझे 30 सेकंड दीजिए महाशय। और रही दूसरी बात, और जो हेमंत साहब ने बताया बिल्कुल सही है, सही हो गलत हो सबको हिस्ट्री में बताना चाहिए, कुछ कम नहीं कुछ ज्यादा नहीं। अगर मलबार के जो हमारे लोग थे उनके साथ गलत किया गया उसको भी बताना चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है, मेरा क्यों मानना है कि हेडगेवर का नाम हिस्ट्री में नहीं पढ़ाना चाहिए। मैं बताता हूँ, हिस्ट्री बता दीजिए लेकिन यूलोजाइज मत कीजिए या डिमोनाइज मत कीजिए। क्यों? हेडगेवर एक पोलराइजिंग कैरेक्टर थे, एंटी मुस्लिम थे। मुसलमानों को उन्होंने स्केच ऑफ आरएसएस हिस्ट्री भिशिकार साहब ने जो लिखी थी, उस ऑटोबायोग्राफी में क्या बताया मुसलमानों को? यावना स्नेक मतलब एनिमी ऑफ द स्टेट। और उनके हिसाब से कॉलोनियल रूल जो कर रहे थे ब्रिटिशर्स एनिमी नहीं है, मुसलमान है। हमेशा वो मुसलमान के खिलाफ थे। वही नहीं, और 1 2 3 4 5 6 माफीनामे लिखे ब्रिटिशर को। तो हम बुज़दिल के बारे में बताना चाहिए। जी हम बताइए, लेकिन देशरत्न निगम जी को मैं यहाँ लाना चाहता हूँ। सब कुछ बताइए। देशरत्न निगम और जीएस प्रशांत को मैं यहाँ लाना चाहता हूँ असद अब्बास की बात पर। एक ही पॉइंट असद अब्बास का ये कहना है कि वो एंटी मुस्लिम थे, इस वजह से वो किताबों में ना पढ़ाए जाए। मैं उसको जवाब देता हूँ। जो एंटी मुस्लिम करके कह रहे हैं ना डॉक्टर जी को, देशरत्न निगम और जीएस प्रशांत, जीएस प्रशांत जी पहले। संकेत जी, देखो, जो भी टिप्पू सुल्तान का लाइफ एंड हिस्ट्री अब्बास ने पढ़ा है, पता है, उसमें जो देखो 1797 में जो लेटर लिखता है जफर शाह को, क्या लिखता है? वी वांट टू इस्लामाइज, इस्लाम शुड बी दी व्हाट इज रिलीजन ऑफ द स्टेट, एंड कन्नड़ा जो था उसको हटा के पर्शियन भाषा लेके आ गए टिप्पू सुल्तान। तो ये मानना है कि टिप्पू सुल्तान एंटी हिंदू थे। मलबार में किसके साथ हुआ था? हिंदुओं के साथ हुआ था। मेलकोटे में किसके ऊपर अत्याचार हुआ था? हिंदुओं के ऊपर हुआ था। ये नहीं कि टिप्पू सुल्तान जी, देशरत्न निगम जी जो असद अब्बास ने अभी बोला है, देशरत्न निगम असद अब्बास ने अभी जो बोला है कि वो उन्होंने ये तर्क दिया है कि क्यों ना पढ़ाए जाएं हेडगेवार, तो उस पर आपका जवाब? देखिए, मैं कहता हूं अगर किसी के पास कोई भी सबूत है किसी के खिलाफ, वो लाएं आप।
उसको उस पर बहस करें, चर्चा करें। 1923 में जब दंगे शुरू हुए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जब मुख्य आधार खिलाफत मूवमेंट बन गया और उसमें हिंदुओं को जब मारा जाने लगा, तब उन्होंने हेगडेवार जी ने सोचा कि एक नया हम ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं हिंदुत्व को लेके, और तब ये बात उठी। उसका मेन आधार जब खिलाफत मूवमेंट हो गया, टू नेशन थ्योरी वहां से आपको शुरुआत होती, वैसे तो उससे पहले भी हुई है। और टर्की में, जो कि वहां की हमसे कुछ लेना देना नहीं था, उसका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मुख्य आधार बन गया और पहले नाम उसका खलीफत था। आपको ध्यान रखना चाहिए, उसमें कोई हिस्सा नहीं ले रहा था, तो उसका नाम खिलाफत किया गया बाद में। तो इस तरह की, जिससे कि लोग उसमें शामिल हों, तो इन आधारों के, इनके आधार पर, और हेगडेवार जी ने उस वक्त ये बोला हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, कांग्रेस ने बोला नहीं हमें नहीं चाहिए, हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए अंग्रेज साम्राज्य के अंदर। ये जो अलगाव हुआ वहां से कांग्रेस के साथ, क्योंकि विचारणीय डिफरेंसेस थे विचार में लेके, और उन्होंने हिंदुत्व के लिए वो खड़े हुए, क्योंकि कांग्रेस ने हिंदुओं का साथ छोड़ दिया था, किसी को तो साथ देना था। तो एक ऐसी संस्था जो समाज सेवी भी हो, राष्ट्र को प्रथम रखे और पूर्ण स्वराज की बात कर रही थी उस वक्त संस्था, वो थे हम लोग। और वो जेल भी गए, वो सारा। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, ऐसे हेमंत, एसए हेमंत से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। हेमंत साहब, आपको नहीं लगता है कि इतिहास आगे चल के, ऐसे हेमंत जी, मेरा सवाल आपसे, आपको नहीं लगता है कि आगे चल के, आज से शायद 10, 20 या जितने भी साल बाद हमारे राजनेता और हमारा इतिहास इतना परिपक्व हो जाए कि हम जो जितने डिफरेंसेस थे इतिहास में, उन सबको अकोमोडेट कर सकें, ताकि एक कंप्लीट पिक्चर मिले छात्रों को भी, लोगों को भी, कि भाई इतने सारे लोग थे, इतने मत थे, और उसके बाद उनके ये डिफरेंस थे, फिर ये बात निकल करके आई। आई फुल्ली एग्री। क्योंकि अभी तो आप देखते हैं मौजूदा राजनीति के तहत कोई एक चीज पता चलती है, दूसरी बंद हो जाती है, कंप्लीट पिक्चर तो आ ही नहीं रही। मैं बोलूं संकेत जी? जी मैं बोलूं, आई फुल्ली एग्री विथ यू संकेत जी। अब तो जो बहस चल रहा है, राइट लेफ्ट, आधा इतिहास, पूरा इतिहास, ये जो चल रहा है बहस, दिस इज ए प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। आपने जो कहा अभी कि 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद जो कुछ एक परिपक्व होना चाहिए, ये परिपक्व होने का एक प्रोसेस अभी शुरू हुआ है, ये बहस चल रहा है। Unless until there is a churning in the society, churning healthy होना चाहिए, और ये प्रोफेशनल अप्रोच और लॉजिकल थिंकिंग, साइंटिफिक अप्रोच, लॉजिकल थिंकिंग और प्रोफेशनल स्टैंड, ये होना चाहिए, नॉट विथ एनी आइडियोलॉजी। देश के हित में, समाज के हित में, और इतिहास को विदाउट करप्टिंग हिस्ट्री एंड विदाउट कंपार्टमेंटलाइजिंग हिस्ट्री एंड हिस्टोरिक पर्सनालिटीज। अगर कोई इसके बारे में बहस करें, अगर कोई इसके बारे में एक एक्सरसाइज करें, तो ये आपने जो कहा था 10 साल के बाद, 15 साल के बाद जो हो सकता है परिपक्व एक समाज में चिंता या बहस, ये अभी शुरू हुआ है। आई थिंक हमारी इतिहास और इतिहास की पुस्तकें जो हैं वो मैच्योर हो जाएंगी, परिपक्व हो जाएंगी। आपका ये मानना है कि अगर इस पर एक बहस आज हो, खुल के आज हो, लेकिन दिक्कत ये है, ये खुल के अगर बहस हो तो राजनीतिक रूप से बहस हो तो गड़बड़ है। नहीं, इट शुड बी पॉलिटिकल बहस में प्रॉब्लम है। नहीं, पॉलिटिकल बहस नहीं, मैं कह रहा हूँ, एक मिनट रन साहब, एक मिनट, मैं कहता हूँ कि इट शुड बी इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स विदाउट एनी एजेंडा, प्योरली इन द नेशनल इंटरेस्ट, समाज के हित में होना चाहिए। चलिए, वक्त खत्म हो गया है मेरे पास। ऐसे हेमंत, असद अब्बास, जीएस प्रशांत, देश रतन निगम और प्रोफेसर अजय उपाध्याय, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं कहता हूं, अगर किसी के पास कोई भी सबूत है किसी के खिलाफ, वो लाएं, आप उसको उस पर बहस करें, चर्चा करें। 1923 में जब दंगे शुरू हुए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जब मुख्य आधार खिलाफत मूवमेंट बन गया और उसमें हिंदुओं को जब मारा जाने लगा, तब उन्होंने, हेगडेवार जी ने सोचा कि एक नया हम ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं हिंदुत्व को लेके, और तब ये बात उठी। उसका मेन आधार जब खिलाफत मूवमेंट हो गया, टू नेशन थ्योरी वहां से आपको शुरुआत होती, वैसे तो उससे पहले भी हुई है। और टर्की में, जो कि वहां की हमसे कुछ लेना देना नहीं था, उसका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मुख्य आधार बन गया और पहले नाम उसका खलीफत था। आपको ध्यान रखना चाहिए, उसमें कोई हिस्सा नहीं ले रहा था, तो उसका नाम खिलाफत किया गया बाद में। तो इस तरह की, जिससे कि लोग उसमें शामिल हों, तो इन आधारों के, इनके आधार पर,
और हेगडेवार जी ने उस वक्त ये बोला हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, कांग्रेस ने बोला नहीं हमें नहीं चाहिए, हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए अंग्रेज साम्राज्य के अंदर। ये जो अलगाव हुआ वहां से कांग्रेस के साथ, क्योंकि विचारणीय डिफरेंसेस थे विचार में लेके, और उन्होंने हिंदुत्व के लिए वो खड़े हुए, क्योंकि कांग्रेस ने हिंदुओं का साथ छोड़ दिया था, किसी को तो साथ देना था। तो एक ऐसी संस्था जो समाज सेवी भी हो, राष्ट्र को प्रथम रखे और पूर्ण स्वराज की बात कर रही थी उस वक्त संस्था, वो थे हम लोग।